नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपन ने कल राष्ट्रपति के भाग प्रथम में अपन ने राष्ट्रपति के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ ली थी। आज अपन भाग 2 में बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के चुनाव के चरण, यानी राष्ट्रपति के चुनाव किस प्रक्रिया के तहत होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या चरण होते हैं इसके अंदर, उन पर अपन आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इससे पहले अपन 5 मिनट के लिए कल जो मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया था उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पर आएंगे अपन। चलो, तो दोस्तों अपन ने कल राष्ट्रपति के बारे में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था अपन ने कि राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और इसके निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं, तो निर्वाचन में एक तो एमपी लेते हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद, और दूसरा एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक भाग लेते हैं। ये दोनों राष्ट्रपति के चुनाव जो भी कौन से होते हैं, निर्वाचित विधायक और निर्वाचित सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। कौन शपथ दिलाता है, तो अपन ने बात की थी कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ अनुच्छेद 60 के माध्यम से जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो किसे देता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को जो है अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष, और राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो 5 लाख रुपए, और कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और इसके आगे बात की थी अपन ने कि प्रथम राष्ट्रपति कौन रहे हैं अपने भारत के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वर्तमान में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू क्रम की दृष्टि से अपन ने बात की थी 15वें नंबर की जो है मुख्य यानी व्यक्तिगत दृष्टि से जो है 15वें नंबर की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि जो है भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 में राष्ट्रपति के बारे में क्या मिलती है अपने को जानकारी, और सभी अनुच्छेदों के बारे में मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन होता है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख होगा, यानी जो है कार्यपालिका की नाम मात्र यानी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और राष्ट्रपति जो है स्वयं इसका यानी संवैधानिक उपबंधों के अनुसार इसका क्या करेगा, पालना करेगा। इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। और फिर अपन ने बात की थी राष्ट्रपति चुनाव के चरण पर आगे थे अपन, और चुनाव के एक चरण पर मैंने बात कर ली थी, और कौन सा चरण था उस पर भी अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, अपन ने शुरुआत की थी बेटा राष्ट्रपति चुनाव के चरण की। राष्ट्रपति चुनाव के चरण, और राष्ट्रपति चुनाव के चरण में सबसे पहले बात की थी अपन ने कल निर्वाचक मंडल का निर्धारण, निर्वाचक मंडल का निर्धारण पर बात की थी अपन ने। और मैंने इसमें बताया था आपको कि इस निर्वाचक मंडल का निर्धारण क्या होता है और इसमें किस प्रकार से जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, एक तरफ संसद लिखकर मैंने बताया था कि संसद में जो सदस्य जाते हैं उन्हें सांसद कहते हैं, और संसद के 2 भाग होते हैं, एक तो लोकसभा एक राज्यसभा, और इन दोनों के जो निर्वाचित सांसद है वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। और फिर मैंने दूसरी ओर लिखा था राज्य विधानमंडल, और उसमें मैंने समझाया था कि राज्य विधानमंडल में जो सदस्य चुनकर जाते हैं उन्हें विधायक कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और ये भी निर्वाचित जो विधायक होते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो और उसके आगे मैंने ये भी समझाया था आपको कि 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें विधानसभा है, एक तो पांडिचेरी और एक आपके दिल्ली, इन दोनों में विधानसभा है। और पांडिचेरी में 14वें संविधान संशोधन 1962 के तहत विधानसभा की स्थापना की गई थी, और दिल्ली में
दिल्ली की बात करें अपन तो दिल्ली में 69वें संविधान संशोधन 1992 के तहत विधानसभा की स्थापना की गई थी और इन दोनों विधानसभाओं को 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने का जो है अनुमति दी गई थी और इसी संविधान संशोधन के तहत राज्य विधान परिषद को राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेने के लिए जो है कहा गया था, यानी उसको भी यानी हटाया गया था। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ तक जानकारी पढ़ ली थी। आज अपन इसका दूसरा चरण पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे? निर्वाचक मंडल का कुल मत मूल्य। निर्वाचक मंडल का कुल मत मूल्य क्या होता है, इस पर अपन क्या करेंगे? चर्चा। तो आइए अपन दूसरे निर्वाचक मंडल के मत मूल्य पर अपन क्या कर लेते हैं? चर्चा। तो दूसरा चरण है आपके राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का निर्वाचक मंडल का कुल मत मूल्य या मत मूल्य, या अपन यूं भी कह सकते हैं निर्वाचक मंडल का मत मूल्य निकालना। निर्वाचक मंडल का मत मूल्य निकालना। कैसे निकालते हैं निर्वाचक मंडल का मत मूल्य? तो आइए अपन एक एक जो है पद सोपान क्रम से इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन कि जो विधानसभा है वीएस का मतलब विधानसभा, विधानसभा के विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है? कैसे निकाला जाता है? तो विधानसभा के विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है? तो ये मत मूल्य निकालने की क्या प्रक्रिया होती है? तो इसका एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है इसका? इसका सूत्र होता है 1971 की राज्य की जनसंख्या बटेवे वीएस के निर्वाचित सदस्य इंटू 1000। ये सूत्र लगा के आप जो है निकाल सकते हो। और 1971 की राज्य की जनसंख्या बटेवा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इंटू 1000, इस सूत्र से आप राज्य की विधानसभा का एक विधायक का मत मूल्य निकाल सकते हैं अपन। तो अपन देखते हैं इसको। तो सबसे पहले अपने को राजस्थान का निकालना है। तो राजस्थान विधानसभा की बात करते हैं। राजस्थान विधानसभा, और राजस्थान विधानसभा के अगर अपन बात करें तो 1971 की जो राजस्थान की जनसंख्या है वो कितनी थी? इधर लिख देता हूं मैं, राजस्थान वीएस। तो 1971 की राज्य की जनसंख्या कितनी थी राजस्थान की? तो अपन बात करें तो 2,57,65,000। ये 1971 की राजस्थान की जनगणना थी। और अगर बात करें तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कितने राजस्थान के? 200 और 1000। तो अगर अपन इनको 30 से 30 काट देंगे और बचे 200 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 129 बार। यानी इसका मतलब ये है कि राजस्थान की विधानसभा के एक एमएलए का मत मूल्य कितना है? 129। यानी राजस्थान के एक एमएलए का मत मूल्य कितना होगा? 129। तो ऐसा प्रश्न कई बार पूछा हुआ एग्जाम में कि राजस्थान के विधायक का मत मूल्य कितना है? तो 129 होता है। तो इसका मतलब सर्वाधिक मत मूल्य किस विधानसभा का है?
यानी किस विधानसभा का है, तो अगर बात करें अपन किस विधायकों का है, तो अगर बात करें अपन तो यूपी में यूपी के विधायकों का जो मत मूल्य है वो 208 है। कितना है? 208। जबकि सिक्किम के विधायकों का मत मूल्य कितना है? 7। तो अगर अपन यहाँ पर यूँ लिख सकते हैं अपन, तो सर्वाधिक मत मूल्य तो कहाँ का है? सर्वाधिक मत मूल्य तो है यूपी का 208, और न्यूनतम किसका है? न्यूनतम आपके सिक्किम का कितना है? 7। जबकि राजस्थान के सभी विधायकों का मत मूल्य कितना होगा, ये भी निकालना पड़ेगा अपने को, तो ये निकाल लेते हैं अपन। तो देखो राजस्थान के सभी विधायकों का, इधर लिख देता हूं मैं, राजस्थान के सभी एमएलए का मत मूल्य कैसे निकालेंगे? तो आपके सामने एक का मत मूल्य क्या था? 129। तो 129 इंटू सदस्य कुल कितने हैं? 200। तो आप 129 इंटू 200 कर लो, तो सबका मत मूल्य आ जाएगा। कितना आएगा? 25,800। यानी राजस्थान के 200 विधायकों का जो मत मूल्य है वो कितना है प्रिय विद्यार्थियों? तो 25,800 है। कितना है? 25,800। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको आगे की प्रक्रिया समझाता हूं। अभी ये कुल मत अपने पास केवल राजस्थान विधानसभा का मत मूल्य आया है, अभी अपन को आगे की प्रक्रिया भी समझनी है इसकी। तो आप आगे समझते हैं अपन। देखो राजस्थान विधानसभा का मत मूल्य तो आ गया अपने पास कितना? 129। इधर लिख देता हूं मैं, राजस्थान वीएस का मत मूल्य तो कितना आ गया? 129। और 129 इंटू अपन ने कितना किया था? 200, और कितना आ गया? 25,800। जबकि यूपी विधानसभा का सर्वाधिक है 208, और सिक्किम का कितना है अपने पास? सिक्किम का अपने पास है 7। यानी सबसे कम तो किसका है? सिक्किम का। और यूपी का कितना है? 208। ठीक है ना। और कुल मत मूल्य कितना आ गया राजस्थान का? 25,800। अब अपने को निकालना है, अब अपन ने यानी विधायक का तो निकाल लिया, पर अब एमपी का भी निकालना पड़ेगा। एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी निकालना पड़ेगा। तो एक एमपी का अपन को क्या करना है? तो एक चीज और समझ ले, मैं यहाँ पर आप वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर अपन जैसे कुल विधानसभाएं कितनी है, तो यहाँ पर ये भी समझे आप, भारत में कुल विधानसभा, कुल वीएस कितने हैं वर्तमान में? तो कुल वीएस है 30। यानी विधानसभा कितनी है? 30 का मतलब आप समझे मैं कैसे, तो मैं समझा देता हूँ आपको। 28 तो राज्यों में है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है, एक तो आपके दिल्ली और एक पांडिचेरी। तो 28 और 2 30 हो गई। पहले 31 थी जम्मू कश्मीर सहित, पर जम्मू कश्मीर विधानसभा को धारा 370 और अनुच्छेद 35A हटने के यानी समाप्त होने के बाद में विधानसभा को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया है। इसीलिए अभी वर्तमान में 30 विधानसभाएं हैं, और इन 30 विधानसभाओं का मत मूल्य की बात करें अपन, तो इसका मत मूल्य कितना होगा? इन 30 विधानसभाओं के टोटल विधायकों की बात करें एमएलए की, तो एमएलए कितने हैं? तो 4,120 एमएलए का मत मूल्य कितना होगा? तो कुल मत मूल्य होगा 5,49,408। ठीक है। ये आपके कुल क्या होगा? मत मूल्य होगा। समझे आप प्रिय विद्यार्थियों कि भारत की 30 विधानसभाओं में कुल एमएलए की संख्या कितनी है? 4,120, और 4,120 एमएलए का कुल मत मूल्य कितना होगा? तो 5,49,408। इस 4,120 में मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटें भी काउंटिंग है, लेकिन अगर इसको मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे ये ले रहा हूँ। बाकी आप अगर इससे 90 सीटें निकाल के भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना, तो भी आपके मत मूल्य सही निकल कर आ जाएगा। पर मैं आपको पहले की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। तो कुल मत मूल्य कितना है? 5,49,408। आगे समझते हैं। ये तो हो गया अपने पास विधायकों का डेटा। ये तो किसका डेटा हो गया अपने पास? विधायकों का डेटा। अब बात करते हैं अपन एक एमपी की, यानी एक एमपी का मत मूल्य निकालने की बात करते हैं अपन। एमपी के
एक एमपी के, एक एमपी, एमपी का मतलब सांसद, सांसद का मत मूल्य निकालने का सूत्र, क्या सूत्र होता है? तो राज्यों के विधायकों का कुल मत मूल्य बटेवा निर्वाचित सांसद, निर्वाचित सांसद। अब ये एक एमपी का मत मूल्य निकालने का सूत्र है और इस पर अपन ने कल बात की थी, कल अपन ने बात की थी कि कुल अपने पास राज्यों के विधायकों का कुल मत मूल्य तो कितना आ गया, अभी लिख रखा मैंने यहाँ पर 5,49,408, जबकि निर्वाचित सांसदों की कल अपन ने बात की थी। मैंने बताया था आपको कि निर्वाचित सांसद राज्यसभा के तो कितने 233 और लोकसभा के कितने 543, अगर दोनों को अपन काउंटिंग करें तो कितने आ जाएंगे 776। कुल विधायक कुल एमपी कितने हो जाएंगे 776। 776 का अगर अपन 5,49,408 में भाग देंगे तो कितना मत मूल्य आ जाएगा 708। यानी एक एमपी यानी सांसद का मत मूल्य क्या होगा बेटा? एक सांसद का मत मूल्य होगा आपके 708। अब अपने को सभी सांसदों का मत मूल्य निकालना है तो इसको भी समझ लेते हैं अपन। सभी सांसदों का मत मूल्य, सभी सांसदों का मत मूल्य निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? तो 701, एक एमपी का मत मूल्य कितना है 708 और 708 इंटू 776, तो इनको दोनों को करेंगे अपन तो वापस वो का वही डेटा आएगा अपने पास 5,49,408। यानी सभी सांसदों का मत मूल्य कितना आ गया 5,49,408 और सभी विधायकों का मत मूल्य भी कितना था 5,49,408। तो आप इससे एक बात ये समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में जितना प्रतिनिधित्व केंद्र के यानी केंद्र में जितना प्रतिनिधित्व एक एमपी को दिया जाता है उतना का उतना प्रतिनिधित्व राज्य के विधायकों का भी होता है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आ जाए, ऐसे कुट में आपके प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति चुनाव में एक राज्य के विधायकों को एमपी यानी एक सांसद के बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो ये कुट सही है कि नहीं है? तो बिल्कुल सत्य है कि यानी राष्ट्रपति के चुनाव में एक सांसद के मत मूल्य यानी सभी सांसदों के मत मूल्य के प्रतिनिधित्व के बराबर राज्य के सभी विधायकों का प्रतिनिधित्व होता है, यानी दोनों का प्रतिनिधित्व क्या होता है? बराबर होता है। आप देखें यहाँ पर भी कुल मत मूल्य कितना है यहाँ 5,49,408 और यहाँ पर भी विधायकों का भी कितना आया 5,49,408। अब इसको अपन कुल मत मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? तो कुल मत मूल्य निकालने के लिए अपन कुल मत मूल्य निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? तो दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 5,49,408 और 5,49,408 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 8 16 16 का एक हासिल का एक वापस 16 हो गए और 8 और 9 9 18 का 8 हासिल के एक 9 और ये 10 यानी 10,98,816 ये राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मतों की संख्या होती है। ठीक है, ये अपन ने कुल मत मूल्य निकाला, ये कुल मत मूल्य होता है जिसका कैसे क्या होता है इसकी अपने को क्या मिल गई है? अपने को जानकारी मिल गई है। अब इसके बाद में आगे अपन चलते हैं तो ये तो इसका दूसरा चरण हो गया कि निर्वाचन मंडल के मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, निर्वाचन मंडल का जो मतों का जो मूल्य वो कैसे निकाला जाता है उस पर अपन ने चर्चा कर ली है। अब अपन आगे बात करते हैं कि ये जो मत दिए जाते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में उनमें कोई रद्द मत भी होता है क्या? रद्द मत क्या होता है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आपके समझ में आ गया हो गया प्यारे विद्यार्थियों। आगे चलते हैं अपन।
देखो तीसरा स्टेप है इसका, रद्द मत हटाना। रद्द मत हटाना, ये रद्द मत हटाना का मतलब क्या है यहां पर? तो रद्द मत हटाना का मतलब यहां पर ये है कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति का क्या हो रहा है? चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव होना है और किसी राज्य की राष्ट्रपति का चुनाव होना है और किसी राज्य की वीएस यानी विधानसभा भंग चल रही हो तो वह विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। यहां पर मेरा समझाने का तात्पर्य यह है प्रिय विद्यार्थियों, अगर राष्ट्रपति का चुनाव होना हो यानी राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हो और किसी राज्य की विधानसभा क्या चल रही हो? आपके भंग चल रही हो, यानी विधानसभा भंग चल रही हो तो वह विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। यानी उनके मत, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं मैं, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि अभी जम्मू कश्मीर विधानसभा को क्या कर दिया गया है? भंग कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा को 21 नवंबर 2018 को भंग कर दिया गया था। तो क्या जैसे अभी राष्ट्रपति चुनाव हुए 2022 में, तो उसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा के रद्द मत हटाए गए क्या? तो बिल्कुल हटाए गए। तो 90 वहां की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 90। तो 90 सदस्यों का जो मत मूल्य उसको क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। ऐसा पहले भी हुआ क्या? तो बिल्कुल हुआ। ऐसा कब हुआ? तो मैं यहाँ पर नोट लगाकर आपको समझा देता हूँ। ऐसा कब हुआ? तो ऐसा बेटा 1974 में हुआ। कब हुआ? 1974 में। 1974 में राष्ट्रपति चुनाव होने थे। राष्ट्रपति के क्या थे? राष्ट्रपति के चुनाव थे और गुजरात विधानसभा क्या चल रही थी? भंग चल रही थी। क्या चल रही थी? भंग चल रही थी उस समय। यानी 1974 में राष्ट्रपति के चुनाव होने थे और गुजरात विधानसभा क्या चल रही थी? भंग चल रही थी। इसीलिए गुजरात विधानसभा को राष्ट्रपति चुनाव में जो गुजरात विधानसभा की सदस्य संख्या है उसके मत मूल्य को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है ना? यानी इसके मत मूल्य को काउंटिंग नहीं किया गया, इनके विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्य को काउंटिंग नहीं किया गया। इस प्रकार से रद्द मत को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। तो यह आपके इसका कौन सा चरण था? तीसरा चरण था। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे चलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। देखो, चौथा चरण है आपके राष्ट्रपति चुनाव का। चौथा चरण है निर्वाचन कोटा निकालना। निर्वाचन कोटा निकालना। अब निर्वाचन कोटा कैसे निकाला जाता है उस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, निर्वाचन कोटा आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी जो भी उम्मीदवार है किसी भी पद पर चुनाव लड़े उसे 50+1 यानी 51 पद जो वेद मत पड़े हैं उनका 51% यानी 50+1% जो है उन्हें मत प्राप्त करना क्या है? अनिवार्य है। 50% से अबव जो है मत प्राप्त करना अनिवार्य है। बाकी वो उम्मीदवार जीत नहीं पाता है। ठीक है ना? तो इसका निर्वाचन कोटा कैसे निकालते हैं तो समझे अपन। तो अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन कोटा निकालने का क्या सूत्र है, तो पहले अपन ये समझे, राष्ट्रपति उम्मीदवार को
निश्चित निर्वाचन कोठा या निश्चित मत, यूं लिख लो, निश्चित मत प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर वो निश्चित मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत भी जब्त हो जाती है और वो विजय भी घोषित नहीं होता है, ठीक है ना। जमानत जब्त होने का तो मैंने कल बताया था कि कुल वेद मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है और उसे आरबीआई में क्या करवा दिया जाता है, जब्त करवा दिया जाता है, वो यानी जमा करवा दिया जाता है। और राष्ट्रपति चुनाव में कितनी जमानत राशि होती है, तो 15,000 रुपये, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं अपन। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार को निश्चित मत प्राप्त करना क्या है, अनिवार्य है। कितने मत, तो इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र आप याद रख सकते हैं कि डाले गए राष्ट्रपति चुनाव में डाले गए कुल वेद मत और नीचे निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या +1, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में डाले गए कुल वेद मत कितने हैं और उसमें आपको जो निर्वाचित प्रतिनिधि, जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनकी संख्या यानी 4 हुए कि 2 हुए कि 3 हुए, जो भी, तो यहाँ पर उसको रख के फिर इसमें भाग दिया जाता है और जो अपने जो भाग फैलाता है उसमें एक क्या कर देते हैं अपन, जोड़ देते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, अपने निर्वाचन कोटा निकालना। यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं मैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 500 जो है कुल डाले गए वेद मत है और इसमें अपन 2 प्रतिनिधि खड़े हुए, 2 का भाग दिया अपन ने, तो कितने आ गए, 250, और 250 प्लस कितना करना अपने को, 1, तो 1, तो कितने हो जाएंगे, 251। यानी अगर कोई व्यक्ति 251 मत प्राप्त कर लेता है तो वो विजय घोषित कर दिया जाएगा, ये बात है। तो इस प्रकार से क्या निकाला जाता है, निर्वाचन कोटा निकाला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अपन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट से। चलो प्रिय विद्यार्थियों, आपके चौथा और लास्ट चरण है राष्ट्रपति चुनाव का। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली से होता है। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव है उस चुनाव में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब इसमें जो है सामान्य जन जो है अपन यानी मतदान नहीं देते हैं, इसमें हमारे द्वारा जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जैसे अपन ने बात की थी कि इसमें एक तो एमपी सांसद को वोट अपन देते हैं और विधायक को भी अपन वोट देते हैं, तो अपने द्वारा चुने हुए वो, तो अपने द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है वही जो है राष्ट्रपति चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो अपन इसमें वोटिंग नहीं कर रहे, इसीलिए अप्रत्यक्ष हो रहा है। तो अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली से होता है। अब आपके ये समझ में नहीं आया होगा कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली क्या है, तो इसको मैं समझा देता हूं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली से होता है, जिसमें क्या होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली क्या होती है, तो इसमें इस प्रणाली के तहत क्या होता है कि जितने राष्ट्रपति चुनाव में जितने
जितने प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं मतदाता को उतने ही मत देने का अधिकार होता है। ठीक है ना, यानी आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब ये होता है कि जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं उतने ही मतदाता को मत देने का क्या होता है, अधिकार होता है। और जब इस प्रणाली से ये चुनाव होता है और इस प्रणाली से जब यानी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है तो उस समय जो है इस प्रणाली से जब चुनाव होता है तो चुनाव नहीं हो पाता राष्ट्रपति का, तो फिर द्वितीय चक्र की क्या होती है, मतगणना होती है। द्वितीय चक्र की मतगणना क्या होती है उसको भी मैं समझाऊंगा, पर पहले अपन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को समझ लेते हैं और ये मैंने जो लाइन लिखी है उसको समझ लेते हैं। तो इसमें मैंने लिखा आपके कि राष्ट्रपति चुनाव में जितने प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं मतदाता को उतने ही मत देने का क्या होता है, अधिकार होता है। तो जो प्रत्येक मतदाता होता है, प्रत्येक मतदाता को एक मतपत्र दिया जाता है। आप समझे, यहाँ पर प्रत्येक मतदाता को एक मतपत्र दिया जाता है जिसमें राष्ट्रपति चुनाव के जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे 1 2 3 4 यानी A B C D, ये जैसे 4 प्रतिनिधि खड़े हुए एग्जाम्पल के तौर पर, इन चारों प्रतिनिधियों का मतपत्र में क्या होता है, नाम होता है और इनके आगे ऐसे क्रम होता है। अब प्रत्येक मतदाता को एक मतपत्र मिलेगा। इस मतपत्र में वो वरीयता क्रम के अनुसार, यानी आनुपातिक मत प्रणाली का मतलब क्या होता है कि वो वरीयता क्रम के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को अपना मत दे सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं मैं आपको कि किसी व्यक्ति ने यानी किसी मतदाता ने, विधायक ने या MP ने राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार को मत दिया, तो जैसे पहले स्थान पर दे दिया इसने C को, यानी इसकी वरीयता है कि भाई मेरे हिसाब से कि पहला कैंडिडेट जो C है वो राष्ट्रपति बनना चाहिए, और दूसरे पे इसने दिया B को, तीसरे पे दिया इसने A को और चौथे पे दिया D को। यानी प्रथम दृष्टा में प्रथम वरीयता इसने किसको दी, C को, द्वितीय वरीयता किसको दी इसने B को, और तृतीय वरीयता किसको दी A को। यानी ये इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति यानी ये MP ये चाहता है कि मेरी नज़र में वरीयता क्रम के अनुसार सबसे पहले C कैंडिडेट मुझे सबसे अच्छा लगा तो ये राष्ट्रपति बनना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आनुपातिक मत प्रणाली होती है, जिसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति चुनाव में जितने प्रतिनिधि खड़े हो रहे हैं उतने ही यानी मतदाता को मतदान देने का क्या होता है, अधिकार होता है। और ये प्रक्रिया से जब कोई व्यक्ति यानी C जैसे राष्ट्रपति प्रथम मतगणना होगी और मतगणना में प्रथम जो है यानी राष्ट्रपति प्रथम दृष्टा में राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा तो ठीक है, बाकी ऐसा नहीं होने पर फिर क्या होता है, तो द्वितीय चक्र की क्या होती है, मतगणना होती है। अब द्वितीय चक्र की मतगणना का भी 5वां चरण अपने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं यहीं पर समझा देता हूँ मैं आपको। द्वितीय चक्र की मतगणना यानी अब यहाँ पर समझे आप ये क्या है, तो जब ये वरीयता क्रम के अनुसार C कैंडिडेट को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, जैसे अपन ने निर्वाचन कोटा निकाला तो उस कोटे के अनुसार इसे मत नहीं मिल पाए, तो फिर क्या होती है, द्वितीय चक्र की मतगणना होती है। और उसमें क्या किया जाता है कि उसमें यानी जो बाकी के जो कैंडिडेट बचे हैं उनको कितने मत मिले हैं, किस वरीयता क्रम पर मत मिले हैं, उनके वरीयता क्रम को यानी वरीयता क्रम को हटाकर जो है जो अंतिम जो 2 कैंडिडेट होते हैं जो ज़्यादा मत प्राप्त कर रहे हैं उनके मतों में मिला दिया जाता है, और फिर इन 2 कैंडिडेट में से जिसको ज़्यादा अधिक मत मिलते हैं उसे क्या किया जाता है, उसे यानी राष्ट्रपति क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीय चक्र की मतगणना। ऐसा कभी हुआ क्या, तो बिल्कुल हुआ। 1900 अब तक दूसरे चक्र की मतगणना एक बार हुई, कब हुई, तो 1969 में वीवी गिरी यानी वराह वेंकट गिरी के चुनाव में ऐसी जो समस्या आई थी, इसीलिए वीवी गिरी जो है ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति है जिन्हें 1969 में द्वितीय चक्र की मतगणना के तहत जो है राष्ट्रपति क्या किया गया था, निर्वाचित किया गया था। तो
ये अपने राष्ट्रपति चुनाव के चरण थे प्रिय विद्यार्थियों। आज अपन ने राष्ट्रपति चुनाव के चरणों पर चर्चा की। कल अपन बात करने वाले हैं अब राष्ट्रपति की शक्तियों पर। तो अपन राष्ट्रपति की शक्तियों पर कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।